हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के सोशल स्टडीज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपको सोशल स्टडीज से और भी सभी सब्जेक्ट्स के आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे और जिसको हम इन वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे और आपको आंसर्स को समझाया भी जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर्स के मार्किंग स्कीम चाहिए, आंसर चाहिए, तो वो आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल मिल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो कि 1 मार्क का होने वाला है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये आप सभी ने चैप्टर में भी पढ़ा था और जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डिस्कस करी थी उसमें भी था ये वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो हमारा हुआ था 1992 में, यानी 1992 में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फ्रांस को छींक आती है तो शेष जो यूरोप है उसको ठंड लग जाती है। ये जो कथन है ये किसने कहा था, आपको बताना है। तो ये वाला जो कथन है वो मेटरनिक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें भी हमारा पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्र- प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था। अभी हमने देखा था कब हुआ, अब ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो ब्राजील में हुआ था। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन तो है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। आप जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसमें भी इस लाइन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है पर किसी को पेटी भरने के लिए यानी किसी को लालच को खत्म करने के लिए नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो किसने कहा था, तो वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी सरकार जो है वो बेल्जियम में शिक्षा और संस्कृति से संबंधों को देखती है। मतलब शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो चीजें होती हैं वो कौन सी सरकार देखती है बेल्जियम में। तो वो वाली सरकार होती है सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सामुदायिक सरकार, जो कि ब्राजील में शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड चीजों को देखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं हम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्र थे। ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछ लिया जाता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। या तो आपसे मित्र राष्ट्र पूछ लिया जाएगा या तो धुरी राष्ट्र पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। तो हमारे पास ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे वो मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में नागरिकों के पास सामाजिक समानता उपलब्ध होती है या नागरिकों को सामाजिक समानता जो है वो होती है, ऐसी कौन सी सरकार होती है। तो ऑब्वियसली वो लोकतंत्र सरकार होती है जिसमें नागरिकों को सामाजिक समानता भी उपलब्ध होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो देखिए, जो भी आपको यहाँ पे आपको सोचना है कि मान लीजिए कोई मजदूर है जो भूमिहीन है और वो गांव में रहता है। ठीक है, जिसके पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है काम करने के लिए अधिक दिन हो और बेहतर मजदूरी हो। क्योंकि देखिए उसके पास भूमि नहीं है तो इसलिए ऑफ कोर्स उसके पास काम करने के लिए दिन होने चाहिए और मजदूरी भी उसको बेहतर मिलनी चाहिए। तो ये भी होगा। ठीक है, और जो स्थानीय स्कूल जो होते हैं उनको उनमें ना उनके बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, ये भी उनको चाहिए होगा। और सामाजिक विभेद ना हो उनके साथ, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है तो उनको ऐसा ना हो कि समाज के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा सके, किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये तीनों जो हैं वो कारण होंगे
जो कि आपके लिए भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होगा उसके लिए विकास का लक्ष्य होगा, राइट। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, हाँ जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए, आपको एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बताना है, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय, राइट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो श्रमिक होते हैं ना, वो माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली वो तृतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं हम। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ऋण जाल से आप क्या समझते हैं? ऋण जाल बेसिकली एक तरह का जाल होता है जिसमें ना क्या होता है कि आपने ऋण ले लिया है और आप एक तरह से जाल में फंस जाते हैं और ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए, ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाना या ऋण को ना चुका पाना, कर्ज को ना चुका पाना, और ऐसे जाल में आप फंस जाते हैं कि आपने पिछला कर्ज नहीं चुकाया और आपके ऊपर एक और कर्ज आ जाता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ऋण जाल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क, ऑप्शन क जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऋण चुकाने में असमर्थ होना ऋण जाल कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कथन और कारण दिए गए हैं, जिनको पढ़कर हमें नीचे जो हमारे पास विकल्प है उनमें से सही को टिक लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास अभिकथन क्या है कि भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन करना सरल है। क्या ये जो कथन लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे भारतीय संविधान में मूल संरचना में परिवर्तन हो सकता है? नहीं। और तो यहाँ पे कारण क्या दिया हुआ है कि जो भारत है उसमें मजबूत केंद्र सरकार है। यस, बिल्कुल करेक्ट लाइन है ये कि हमारे भारत में जो हमारी केंद्र सरकार है वो बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो अभिकथन है वो गलत है, परंतु जो कारण है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी का ए गलत है लेकिन आर सही है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है हमारा कि अफ्रीका में 1890 के दशक में काफी मात्रा में जो मवेशी थे वो मर गए थे। बिल्कुल, परंतु कारण क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है उसने पशुओं को अपना शिकार बना लिया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट लाइन है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, अफ्रीका में ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसको रिंडरपेस्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मवेशी जो थे वो मर रहे थे और मवेशियों के मरने की वजह से उनकी जो रोजी रोटी थी उसमें भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ठीक है, और वो बीमारी कौन सी थी? रिंडरपेस्ट बीमारी ही थी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बारी। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ए और जो आर यानी दोनों कथन और कारण दोनों करेक्ट लिखे हुए हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं हम। भिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी भिन्न होते हैं, बिल्कुल करेक्ट लाइन है कि देखिए अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं सबकी, तो उनके लिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है। किसी के लिए हॉस्पिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी के लिए बांध बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वहां पे रहना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक ही चीज के लिए दो लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो अगर व्यक्ति अलग अलग है तो उनके लिए विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे, है ना? और जैसे कि अगर व्यक्ति अलग-अलग हैं, तो उनकी सोच भी अलग होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, उनके विकास के लक्ष्य ना हमेशा परस्पर विरोधी भी होते हैं। ऑब्वियसली विरोध भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बांध बनवाना चाह रहा है, तो वहाँ के जो किसान होंगे, वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, वो तो उसका विरोध करेंगे ना, क्योंकि उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ सकता है, राइट? तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि विरोधाभासी भी होती है विकास के लक्ष्य हमेशा, ठीक है? तो एक बार हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कथन और कारण बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कि हमारे पास ए और आर दोनों सत्य है और आर और ए की सही व्याख्या करता है।
यस, हमारा यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमारे पास कथन और कारण बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, कथन है हमारे पास, उच्च औसत आय किसी देश के मानव विकास या सर्वांगीण विकास का सूचक नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और कारण क्या है कि प्रति व्यक्ति आय कई सूचकों जैसे कि शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जन सुविधाओं का समावेश नहीं करता है। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट लाइन थी, बट यहाँ पे नहीं को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो लाइनें हैं या जो आप कह लीजिए हमारे पास कथन और जो कारण है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बारी। हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। दोनों सत्य तो है लेकिन व्याख्या भी सही हो रहा है। देखिए एक बारी हम ऊपर एक बार फिर से देखते हैं कि उच्च औसत आय किसी देश के मानव विकास या सर्वांगीण विकास का सूचक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ये करेक्ट लाइन है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि लोगों की अगर आय जो है वो उच्च है, ठीक है, तो लोगों की रहने की स्थिति भी मान लीजिए आय तो सबकी उच्च है, पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पे उनके पास स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी मिल रही हो। केवल आय अधिक हो जाना, केवल ये चीज तो डिपेंड नहीं करती है ना किसी भी देश के मानव विकास में, राइट। तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और कारण क्या है हमारे पास कि प्रति व्यक्ति आय कई सूचकों जैसे कि शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, हाँ जी ये भी बिल्कुल करेक्ट राइट लाइन है। क्योंकि ना देखिए यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय कई सूचक, ऑब्वियसली प्रति व्यक्ति आय में आप केवल आय को थोड़ी ना देखेंगे, ये भी देखेंगे शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, राइट। तो ये सारी चीजों का समावेश नहीं करता, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कथन और जो कारण है दोनों सत्य है और आर जो है और ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि किसने कहा था कि पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। बिल्कुल, तो ये लाइन जो है ये भी अगेन हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपके पास पृथ्वी में इतनी चीज संसाधन तो है कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, परंतु आपको अगर अपने लालच को पूर्ण करना है तो उसके लिए नहीं। तो ये जो लाइन है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ जाते हैं हम। अब आपको कथन के आगे सत्य है या असत्य आपको ये बताना है। तो उड़द एक तिलहन फसल है, बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्योंकि जो उड़द है वो एक दलहन फसल होती है, होता है ये, ठीक है। और सेकंड क्या है कि श्वेत क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन के वृद्धि से है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि श्वेत क्रांति तो दूध से रिलेटेड चीज क्रांति थी, ठीक है। और गेहूं को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ज्वार बाजरा और जो रागी है वो मोटे अनाज भी कहलाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इनको ज्वार बाजरा जो रागी होते हैं वो मोटे होते हैं, इस वजह से भी इनको मोटे अनाज भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 17 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हमें यहाँ पे तालिका दी गई है और तालिका को पढ़कर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर आपने अपने बुक में देखा होगा तो आपको ये बुक में ये जो मीटर लाइन है ये आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जो भारतीय रेल नेटवर्क है उसमें ना बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन के अनुसार जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में किस गेज मार्ग की लंबाई अधिक होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है ना कि जो मीटर लाइन होती है, जो मीटर लाइन होती है उसकी अधिक होती है, क्योंकि क्या होता है ना वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में आप ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि वहां पे जो डिस्टेंस होता है दो पटरियों के बीच में वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे
बनाया जाता है मीटर लाइन को, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस लाइन की लंबाई जो है वो सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन है इन तीनों में से जिसमें जिसकी लंबाई जो है वो भारत में वो सबसे अधिक है। तो आपको इस तालिका में देख के भी पता चल रहा होगा कि जो बड़ी लाइन होती है उसकी लंबाई जो है वो अधिक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। अगेन हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को शुरू करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। हाँ जी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इलेक्शन में गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो आपके लिए सही कार्य नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है, तो ये हमारा करेक्ट होता है। और सेकंड ऑप्शन है कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक टकरावों को बढ़ाने में मदद करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है जिसकी वजह से सामाजिक टकराव जो है वो कम होते हैं, परंतु यहाँ पे लिखा है बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे बेहतर होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सूचना के अधिकार के द्वारा सरकार के कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हाँ जी, हमारे पास ये भी अधिकार होता है, सूचना के अधिकार, तो ये भी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ जाते हैं अब हम, कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रमुख को ना मेयर कहा जाता है या फिर महापौर कहा जाता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ जाते हैं हम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो अगर आप सभी ने चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो हमने डिस्कस किया था कि 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें अब हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद विचारधारा क्या है। तो क्वेश्चन जैसा कि हमें बताया हुआ है कि नारीवाद विचारधारा क्या है, तो हमें इस क्वेश्चन में नारीवाद विचारधारा के बारे में बताना है। तो बेसिकली जब हम नारीवाद विचारधारा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि जो अधिकार जो है वो पुरुषों को मिले हुए हैं, वो सेम अधिकार जो है वो महिलाओं को भी मिलने चाहिए। ऐसे अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको नारीवादी विचारधारा कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहना चाहेंगे तो जो पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तरीके से जितनी भी समानता के सोच के आधार पर ना महिलाओं को भी वही अधिकार जो है वो उनको मिले और महिलाओं को भी उन अधिकारों का बोध हो। तो इस चीज को बेसिकली नारीवादी विचारधारा कहा जाता है कि पुरुषों के समान अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो मिलने चाहिए महिलाओं को भी। तो इस वजह से इसको नारीवादी विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आ जाते हैं। हमें बताना है कि बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो बेल्जियम था उसमें ना जितने भी तरह के लोग थे विभिन्न भाषा बोलने वाले, उनके बीच ना तनाव हो रहा था, तो हमें उन कारणों के बारे में बताना है। तो अगर हम फर्स्ट कारण की बात करें तो उनके बीच तनाव का कारण बेसिकली ये था कि जो बहुसंख्यक जो डच भाषी लोग थे उनकी अवहेलना हो रही थी। जो डच भाषी जो थे जिनकी संख्या तो अधिक थी परंतु उसके बावजूद जो है उनकी अवहेलना हो रही थी, ठीक है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे उनका अधिक ताकतवर होना। जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो क्या थे, अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। उसके बावजूद क्या था ना, उनको सारे अधिकार दिए गए, उनको सारे समृद्धि मिली, वो ताकतवर थे, जबकि उनकी संख्या कम थी उसके बावजूद। तो ये भी एक तनाव का कारण था, ठीक है। और अगर हम थर्ड थर्ड की बात करें तो आर्थिक विकास और जो शिक्षा है उसका लाभ किसी एक खास समुदाय को तक सीमित रहना। ऐसा नहीं था कि जो भी आर्थिक विकास हो रहा था या जो शिक्षा थी उसका सभी को लाभ दिया जा रहा था, किसी विशेष समूह तक ही वो जो चीज थी वो सीमित थी। तो इस वजह से भी तनाव वहां पे पैदा हो रहा था, ठीक है। और अगर हम फोर्थ रीजन की बात करें तो जो राजनीतिक सत्ता है वो एक समुदाय विशेष में केंद्र हो जाना, कि यानी कि जो राजनीतिक सत्ता जो है
वो भी किसी एक समुदाय में मिलना, सभी को अवेलेबल ना होना। तो ये जो रीजन है वो बताते हैं कि बेल्जियम में कौन से ऐसे कारण थे जो कि तनाव के कारण बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि हमें इन पे टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले हमें बताना है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, हमें राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, तो राष्ट्रीय आय बेसिकली वो होता है जब देश के अंदर ना उत्पादित जो सभी वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, उनके मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त किए गए जो आय होते हैं उनको जोड़कर राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि जो वस्तुएं आप या वस्तुएं कहिए या सेवाएं कहिए, ठीक है, जो किसी देश में पर्टिकुलरली उत्पादित हो रहा है, राइट, वो वस्तुएं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है और जो विदेशी व्यापार के द्वारा जो हमारे पास आय आई है, राष्ट्रीय आय जो आई है, उन तीनों को जब जोड़ लिया जाता है तो बेसिकली उसको हम किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य तथा जो विदेशियों से प्राप्त जो आय है उसको जोड़ दिया जाए तो वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं औसत आय की ओर। औसत आय क्या होता है? तो जब हम औसत आय की बात करते हैं तो औसत आय बेसिकली क्या होता है कि देश की कुल आय का देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। जब कुल जो आय होता है, ठीक है, उसको कुल जनसंख्या से जब भाग कर दिया जाता है तो उसको बेसिकली कहा जाता है औसत आय। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ, जो औसत आय होता है उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वेत क्रांति क्या थी, आपको बताना है। तो जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो बेसिकली श्वेत क्रांति नाम से पता चल रहा है हमारे पास हरित क्रांति श्वेत क्रांति भी हुई थी। ठीक है, तो हमें बताना है श्वेत क्रांति क्या थी। आपके एग्जाम में हरित क्रांति को भी पूछ लिया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो जो श्वेत क्रांति होती है उसमें ना दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की जो नस्ल होती है उनको सुधारा गया, और उसको सुधारने के लिए जो आधुनिक तकनीकों को प्रयोग किया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, दुग्ध उत्पादन जो था वो बढ़ गया। ठीक है, दुग्ध उत्पादन बढ़ गया और उसकी वजह से जो पशुएं थी उनकी नस्लों में भी सुधार आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक क्रांति सी आ गई। इस वजह से हम उसको श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। अब सेक्शन सी हमारा खंड ग शुरू होता है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 25 क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। आपको बताना है कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों आवश्यक है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, राइट। तो लोकतांत्रिक देश के लिए जो सत्ता की साझेदारी है ये बहुत उसके लोकतांत्रिक के मूल्यों के अनुकूल होता है। इस वजह से भी जो सत्ता की साझेदारी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप अपना आंसर कुछ इस प्रकार बता सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या होता है ना, अ, विभिन्न सामाजिक समूह विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या होता है, जितने भी टकराव होते हैं उन टकराव को खत्म करने के लिए और उनके उनको बीच जो टकराव हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो सत्ता की साझेदारी है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप फर्स्ट पॉइंट में ये बता सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आप ये बता सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होती है, राइट। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कुछ आप इस प्रकार बता सकते हैं कि यह जो है राजनीतिक अस्थिरता को कम करती है। मतलब जैसे होता है ना कि राजनीतिक में स्थिरता होती ही नहीं है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है ना, राइट, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, अस्थिरता होती अस्थिरता होती है। तो जो राजनीतिक अस्थिरता होती है ना, उसको कम करने के लिए जो सत्ता की साझेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सत्ता की साझेदारी हो जाएगी तो जो राजनीतिक की जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, राइट। तो इस वजह से जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी खत्म होगी अगर सत्ता की साझेदारी की होगी तो। ठीक है, और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी।
अधिक से अधिक लोगों की अगर भागीदारी होगी, जब सत्ता की साझेदारी होगी, तो अधिक से अधिक जो लोग हैं वो भागीदार बनेंगे, राइट। भागीदार बनेंगे और उसमें भागीदारी होगी लोगों की, राइट। और जिससे क्या होगा कि जो सत्ता की साझेदारी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन चार पॉइंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सामाजिक सामाजिक जो समूह होते हैं उनमें टकराव खत्म करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होता है, राजनीतिक अस्थिरता होता है, और अधिक से अधिक भागीदारी होती है लोगों की। इस वजह से जो सत्ता की साझेदारी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट दैट जॉल्वे राइन क्या था। हम जब जॉल्वे राइन की बात करते हैं तो जॉल्वे राइन बेसिकली ना ये एक जर्मन शुल्क संघ था, राइट। तो जो जॉल्वे राइन था वो एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है। ये जो था ये ना एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें ना अधिकांश जो जर्मन के राज्य थे वो शामिल थे इसमें, ठीक है। और जिसको इस संघ को ना 1834 में जो है प्रशा की पहल पर स्थापित किया था। प्रशा ने पहल करी थी इसकी, उसके पहल पर इसको जो है स्थापित किया गया था जॉल्वेराइन को, राइट। और जो कि एक जर्मन शुल्क संघ था, राइट। और इससे क्या था ना कि जो विभिन्न राज्य थे उनके बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, और जो समुद्री सॉरी और जो मुद्राएं थी उनकी संख्या को दो कर दिया गया। जो पहले 20 होती थी, जहां मुद्राओं की संख्या केवल दो होती थी, उनको अब 20 कर दिया गया था, राइट। मुद्राओं की संख्या को। और जो विभिन्न राज्य थे उनके बीच जो शुल्क अवरोध थे उसको जो था वो खत्म कर दिया गया था जॉल्वेराइन के तहत। आपने जब वीडियो देखा होगा चैप्टर वाला तो उसमें भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, जेब में रखा रुपए ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है कि जो जेब में रखा पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है। अगर आप बीमार हैं तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए पैसे दे सकते हैं, परंतु जो उससे आपको दर्द हुआ और जो नुकसान हुआ आपका, जो आपको दर्द हुआ, वो तो नहीं जा पाएगा ना इस पैसे से, राइट। आपकी जो खुशियां हैं वो तो नहीं खरीद सकते ना आप पैसे। चाहे आप दुख में है अगर, तो चाहे आप जितने भी पैसे दे दीजिए वो दुख खत्म नहीं होता है, राइट। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि जो जेब में रखा रुपए है वो सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकता है। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आप अपना आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो जेब में रखा रुपए है सब कुछ नहीं खरीद सकता है। हाँ जी, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, ठीक है, हम इससे सहमत हैं। और आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैसे कि प्रदूषण मुक्त अगर आपको वातावरण चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इससे नहीं खरीद सकते पैसे से, राइट। जब तक आप अपनी खुद की पहल नहीं करेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, तो प्रदूषण मुक्त वातावरण कहाँ से खरीदेंगे, राइट। और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो संक्रामक बीमारियां होती है वो भी नहीं उनसे भी बचा नहीं जा सकता। बीमारियों का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु वो आपको होंगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीमारियां तो होंगी चाहे आपके पास जितना भी पैसे हो, राइट। और कुछ ये भी आप बता सकते हैं कि जैसे अभौतिक जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि सम्मान हो गया, आदर हो गया, किसी की इज्जत करना, किसी को स्वतंत्रता मिलना, ये सारी चीजें जो हैं वो आप बिना पैसे जो नहीं खरीद सकते। स्वतंत्रता तो आपको पैसे से नहीं मिल सकती, राइट, है ना। और जैसे कि जीवन की खुशियां होती हैं वो भी मुद्रा नहीं खरीद सकती है। तो कुछ इस इन पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में डिफाइन करके बता सकते हैं कि कुछ इस प्रकार जो मुद्रा है वो जीवन की सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं जो है वो नहीं खरीद सकती है, राइट। और इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब 27। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? आप इंडियन हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसको तानाशाही से बेटर क्यों माना जाता है। हम सभी लोकतंत्र में रहते हैं, हम सभी को पता है कि लोकतंत्र में हमें कितनी सारी फैसिलिटीज मिली हैं, हमें स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आजादी है, राइट। तो इन सब अधिकारों के जहाँ दूसरी ओर तानाशाही में ये सब अवेलेबल नहीं होता। इनफैक्ट जैसा आपको बोला जाएगा आपको वैसा ही करना होता है, राइट। तो इस वजह से भी कई ऐसे रीजन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो तानाशाही से कहीं ज्यादा बेटर मानी जाती है ना। तो आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्रता,
होती है, राइट। और जो इम्पोर्टेंट चीज कि निष्पक्ष जो चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें नीति निर्णय जो होती है उन पर खुली बहस होती है। तानाशाही में क्या होता है, उन्होंने बोला और वो लागू हो गया, परंतु लोकतंत्र में क्या होता है, खुली बहस होती है, जिससे क्या होता है, अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक वैध सरकार होती है। तानाशाही एक वैध सरकार नहीं होती है, परंतु लोकतंत्र जो होता है वो वैध सरकार होती है। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें नागरिकों की स्थिति जो है वो बेटर होती है। तानाशाही में लोग जो होते हैं ना, मतलब वो गुलाम सा महसूस करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोगों की स्थिति जो होती है वो बेटर होती है, उनकी स्थिति जो है वो बेहतर होती है, उनको स्वतंत्रता मिलती है, उनको हर तरह की फ्रीडम मिलती है, राइट, लोकतंत्र में। इस वजह से कई ऐसे रीजन है जो मैंने आपको बताया, निष्पक्ष चुनाव होता है, खुली बहस होती है, जिसे निर्णय निर्णय जो है बिना निष्पक्ष होकर लिया जाता है, वैध सरकार होती है लोकतंत्र में, और लोगों का जीवन जो है वो भी बेहतर होता है लोकतंत्र में। इस वजह से ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि क्यों जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो तानाशाही से बेटर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। अनौपचारिक तो बहुत है, जैसे कि आप आपने अपने फ्रेंड से ले लिया, अपने कलीग से ले लिया उधार, तो वो क्या होता है, वो अनौपचारिक होता है, राइट। पर अगर जब हम औपचारिक की बात करते हैं, तो जैसे कि बैंकों से लोन लेना, राइट, तो ये सारी चीजें क्या होती है, जहां हम औपचारिक रूप से ऋण लेते हैं उनको हम औपचारिक ऋण कहते हैं, राइट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि जो अनौपचारिक स्रोत है, हमें क्या पूछा है कि औपचारिक ऋण को बढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसके अपोजिट में बता सकते हैं कि आप अनौपचारिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी कमियों को बता सकते हैं, जिससे कि आप अपने आंसर को अच्छे से क्लियरली बता सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं कि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उनमें ना ऋण प्राप्ति तो आसानी होती है, परंतु जब पैसे वापस लेने की बारी आती है तो उस टाइम क्या होता है ना, जो ऋणदाता जिसने ऋण लिया होता है उसका बहुत ज्यादा शोषण होता है। तो ये एक तरह से अनौपचारिक क्षेत्र का अच्छी बात नहीं है, राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि अम, कि जो होता है कि ब्याज की दरें जो होती है वो अनिश्चित होती है और उच्च होती है। जो अनौपचारिक, हम औपचारिक की बात कर रहे हैं तो हम इसके अपोजिट में बताएंगे। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है ना कि ब्याज की जो दर होती है वो कहीं ज्यादा अधिक होती है, परंतु औपचारिक में क्या होता है, कुछ निश्चित ही तय होता है कि आप इससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला तो शोषण होता है लोगों का अनौपचारिक क्षेत्र में, और ब्याज कहीं ज्यादा लिया जाता है ना। और जो गरीब होते हैं और जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको आसानी से ऋण जाल में फंसाया जा सकता है। ऋण जाल मैंने आपको बताया था, एक ऐसा जाल होता है जिसकी वजह से ना आप इतनी देर बुरी तरह कर्ज में फंस जाते हैं कि आपने पहला वाला ऋण नहीं चुकाया है और आपके ऊपर एक और ऋण जो है वो आ गया है। तो इस सिचुएशन को बेसिकली ऋण जाल कहा जाता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र से अगर आप ऋण लेते हैं तो कई ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है वो ऋण जाल में फंस सकते हैं। परंतु औपचारिक क्षेत्र से अगर आप लेते हैं कर्ज या ऋण, तो ऐसी सिचुएशन बनने में नामुमकिन होता है, या यूं कह लीजिए मुमकिन ही नहीं होता, राइट। आपको कई ऐसे तरीके दिए जाते हैं ताकि आप अपना पेमेंट जो है वो दे सकें औपचारिक क्षेत्रों में, राइट। और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें साहूकार पर निर्भरता कम करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो छोटे कर्जदार होते हैं ना उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। होता क्या है कि जो लोग जो है, खासकर जो गरीब लोग होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इजीली वहां से मिल जाता है, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की जरूरत होती नहीं है। और इससे क्या होता है, जो साहूकार वगैरह होते हैं उनके उनका ना निर्णय बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है उनपे। तो इस नियंत्रण को खत्म करने के लिए भी जो औपचारिक क्षेत्र है उसको बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्या, और आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं अपने पॉइंट्स में, पर आपको इनमें बिल्कुल मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, टू द पॉइंट। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होता है, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो औद्योगिकरण है और जो शहरीकरण है वो किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। मतलब जल की दुर्लभता हो गई है, मतलब बहुत मुश्किल से मिल रहा है, उसके लिए
कैसे, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है वो उत्तरदायी हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब हम स्वतंत्र हुए थे, फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या था कि जो भारत है उसमें तेजी से औद्योगिकरण हुआ, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ, कई पोल्यूशन बढ़े, नदियों में डायरेक्ट कचरों को बहा दिया जाता था और उद्योगों को की। और सेकंड पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि जो उद्योग थे उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी थी, जिसके कारण जो अलवणीय जल था उसका अत्यधिक प्रयोग हुआ। अलवणीय जल जो होता है बेसिकली वो पहले से ही कम है, और उद्योगों में भी क्या हुआ, इन्हीं जल का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें जल की कमी हुई। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो शहर होते हैं उनकी बढ़ती आबादी, बढ़ रही है आबादी, और जो शहरी जीवन शैली है उसके कारण भी जो जल की जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता में तीव्र वृद्धि होती है। क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ता है तो लोगों की संख्या भी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, जल का इस्तेमाल भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे वजह से क्या होता है ना कि जल का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। जितनी तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है उतनी तेजी से जल तो नहीं बढ़ रहा ना, राइट। तो इस वजह से भी बढ़ते शहरीकरण जो है वो भी कारण बनता है जल दुर्लभता का, राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो शहर होते हैं और गांव में जल संसाधनों का अतिशोषण होता है। जितना जल आ रहा है उसका एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, अतिशोषण किया जाता है, आप यूं कह सकते हैं। जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पास जल की दुर्लभता हो जाती है, राइट। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 30। क्षेत्रीय दलों ने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमें इस कथन के पक्ष में तर्क देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़कर और लर्न करके जाइएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। तो जब हम क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो क्षेत्रीय दल है वो भारतीय लोकतंत्र और जो संघवाद है उसको मजबूत बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए होता क्या है, अगर जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, तभी भी क्षेत्रीय दल जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि जब गठबंधन में क्या होता है ना, किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती हैं कि वो सरकार बना पाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं उनको मिलाकर, और जो एक बड़ी पार्टी है उनको मिलाकर जो है वो सरकार बनती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी प्रकार लोकतंत्र में भी और संघवाद में भी। तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर बता सकते हैं कि पिछले कुछ दशक से क्या हो रहा है, जो क्षेत्रीय और जो राज्य स्तरीय दल हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है, काफी बढ़ रहे हैं वो, राइट। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, समूहों में वास्तविक प्रतिनिधित्वता को दर्शाया जा रहा है। और ये आप ये भी बता सकते हैं कि जो भारतीय संसद है उसमें राजनीतिक रूप से अधिक विविधता दिखाई देने लगी है, जो विभिन्न क्षेत्रों और जो समूह है उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, राइट। आप सेकंड भी ये भी बता सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी गठबंधन में के बारे में बताया, तो उस पॉइंट का भी आंसर आप लिख के बता सकते हैं कि गठबंधन में किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो क्षेत्रीय दल होती है। तो गठबंधन सरकार के इस दौर में ना, बिना क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के राष्ट्रीय सरकार जो बनाना जो है वो मुश्किल था। 2014 तक क्या था, ज्यादातर गठबंधन की सरकार ही बनते थे। उस टाइम क्या था, बहुत ज्यादा क्षेत्रीय दल जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, है ना। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके राष्ट्रीय दलों की मनमानी करना और जो केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति है उसके खिलाफ अवरोधी और जो संतुलनकारिणी भूमिका निभाते हैं। तो क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय दल होते हैं और जो संवाद होता है उसमें जब राष्ट्रीय दल जो होंगे वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इनकी मनमानी ना हो सके, ये अच्छे निष्पक्ष होकर निर्णय ले सके, इस चीज में भी जो क्षेत्रीय दल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्षेत्रीय हितों एवं जो मुद्दे होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिया जाने लगा है, और लोकतंत्र और जो संवाद है दोनों की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब क्षेत्रीय दल आते हैं तो मान लीजिए संसद में या कहीं पे चर्चा हो रही है, संसद में बहस हो रही है, राइट। तो जब क्षेत्रीय दल आएंगे तो वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, उस जगह के मुद्दों के बारे में भी बातें होंगी, उनके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। जब सरकार में क्षेत्रीय दलों की इंपॉर्टेंस होगी तो हर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो उठेंगे और उनके हिसाब से भी फैसले लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि जो राष्ट्रीय दल है वो केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की वजह से क्या होगा, वो हर क्षेत्र के मुद्दे को लाएंगे, उठाएंगे और उनके निर्णय भी लिए जाएंगे। तो कुछ इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने आंसर को एलिवेट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट, आप चाहे वो वाला चाहे ये वाला, आप कुछ भी बता कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने ऊपर वाला कर लिया है, तो अब हम बेसिकली, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जब हम लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, लोकतंत्र में जो सरकार होता है वो विभिन्न अंगों की होती है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। और इनके बीच क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी होती है, राइट। सत्ता की साझेदारी होती है इनके बीच में, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है। इनके बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो सरकार है उसके विभिन्न अंग जो होते हैं वो एक ही स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि जो कोई भी एक अंग है वो सत्ता का असीमित उपयोग नहीं किया कर सकता है, क्योंकि सबके अधिकार क्षेत्र जो है वो सीमित है और सबको उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में बता दिया गया है, राइट। तो इसी प्रकार कोई भी जो सत्ता में जो कोई भी अंग हो, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, वो उसका असीमित उपयोग जो है नहीं कर सकता है। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो न्यायपालिका है उसकी नियुक्ति तो कार्यपालिका करता है, और परंतु जो न्यायपालिका ही कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। इस व्यवस्था को ही नियंत्रण संतुलन कहते हैं। बेसिकली मेन आपका आंसर यही है कि जो न्यायपालिका होती है, राइट, जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका वो क्या करती है, कार्यपालिका की नियुक्ति करती है, राइट। कार्यपालिका की कार्यपालिका की नियुक्ति करती है, परंतु जो न्यायपालिका है वही जो है वो, क्योंकि कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्य बनाना, और विधायिका का क्या होता है, विधायक बनाना, विधायिका करना, है ना। और जो न्यायपालिका है वो इसका व्याख्या करती है। तो बेसिकली जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, इनके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून लागू किए जा रहे हैं, उनकी देखरेख कौन करता है, और उनके बारे में जो कमियां हैं और उन पे अंकुश कौन रखता है, न्यायपालिका ही रखती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कैसे संतुलन बनता है। न्यायपालिका कार्यपालिका को नियुक्त करती है, परंतु जो कार्यपालिका और जो विधायिका जो काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उस पर नियंत्रण कौन रखता है, न्यायपालिका रखती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ये जो व्यवस्था है इसी को हम बेसिकली लोकतंत्र में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आ जाते हैं। हमें यहाँ पे बताना है सड़क परिवहन की 4 समस्याओं का हमें वर्णन करना है। तो जब हम सड़क परिवहन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु आता है तो किस प्रकार सड़कों की जो है वो बुरी हालत हो जाती है, वो यूज के लायक ही नहीं रहते, है ना। और तो ये भी जो है वो सड़क परिवहन की समस्या है ना। और आप ये भी बता सकते हैं कि 50% जो सड़कें हैं वो अधिकतर जो है वो कच्ची हैं, वो पक्की है ही नहीं। वो इसकी वजह से क्या होता है, वर्षा आते ही उनकी जो हालत है वो और भी खराब हो जाती है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और जो सड़क है वो संकरी होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, यातायात अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम जैसी चीजें जो है वो भी हमें देखने को मिलती हैं। ट्रैफिक जाम, क्योंकि क्या होता है, देखिए सड़क है इतनी सी और उस पे गाड़ियां कहीं ज्यादा हैं। जितने मतलब सड़कों का घनत्व जितना है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास क्या है, गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक जाम जैसे चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो सड़क परिवहन के बारे में, के समस्याओं के बारे में बताती है, राइट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पिनिंग जेनी क्या है। ये आई गेस हमने फर्स्ट मार्क में क्वेश्चन में भी आई गेस डिस्कस किया है। कोई नहीं, अदरवाइज मैं अब आपको एक बार और बता देती हूँ। तो स्पिनिंग जेनी बेसिकली ना एक सूत काटने की मशीन थी। क्या थी, सूत काटने की मशीन, राइट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो इसको हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। सूत काटने की मशीन थी, सूत काटने की मशीन थी जो स्पिनिंग जोनी थी, ठीक है। और ये जो था ये गिब्सलर विर्ट्ज द्वारा बनाया गया था, लगवाया गया था 1764 में, ठीक है। और इन ये जो स्पिनिंग जोनी था वो एक मशीन था। अ, अ, ये ऐसे टाइम पे आया था ना जब क्या हो रहा था कि 19वीं सदी के मध्य तक ना, जो अच्छे दौर में भी जो शहर की आबादी थी उसमें भी लगभग 10% जो अत्यधिक जो गरीब लोग थे, गरीब थे, ठीक है, और हुआ करते थे। जब उस टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उसमें 10% ना गरीब लोग हुआ करते थे शहरी क्षेत्रों में भी। और उस टाइम क्या था, आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी जो थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। और जिसमें अगर हम बात करें तो 35 से लेकर
35 से लेकर 75% तक ना के बीच की हो गई थी, जो आर्थिक मंदी के कारण जो बेरोजगारी की प्रतिशत की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की जो अधिक आकांक्षा थी ना, उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, मजदूर जो थे वो नई टेक्नोलॉजी से चुनने लग गए थे, क्योंकि स्पिनिंग जोनी एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीन थी, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार चलने वाली मशीन थी। और उस टाइम क्या हो रहा था, 10% गरीब लोग लेते थे, और उस टाइम मंदी के कारण बेरोजगारी और बढ़ गई थी। ऐसे में और मशीन आ रही है तो लोगों के जो रोजगार है वो भी छीन लिए जाएंगे। तो ये भी रीजन था जिसकी वजह से स्पिनिंग जोनी का विरोध भी किया जा रहा था। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्पिनिंग जोनी का विरोध क्यों हो रहा था। ओके। और ये भी बता सकते हैं कि जब ऊन उद्योग जो था उसमें स्पिनिंग जेनी का मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो हुआ क्या कि मशीनों पर ना लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि वो चिढ़े हुए थे उस टेक्नोलॉजी से। एक तो उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है, और ऐसे में मशीन आ रही है, तो इस वजह से वो चिढ़े हुए थे और उस पर हमला कर देते हैं। और क्योंकि हमला कर देते हैं, और फिर 1840 के दशक तक क्या होता है ना, जो रोजगार है उसके अवसर में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम 1840 तक आते हैं तब ना रोजगार की वृद्धि होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सड़कों को चौड़ा कराया जाता है, रेलवे लाइन बनाई जाती है, स्टेशन बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, लोगों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार लोगों की बेरोजगारी जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर होना शुरू होती है। तो बेसिकली अगर हम स्पिनिंग जोनी की बात करें तो एक सूत काटने की मशीन थी जो कि 1764 में बनवाई गई थी, जेम्स हर गिवल्जर द्वारा। और इसका विरोध किया था लोगों ने, क्योंकि उस टाइम उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, और उसी टाइम मशीन आ रही थी, तो वो चिढ़े हुए थे उस टेक्नोलॉजी से, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, और इन अवरोधों को सरकार ने हटाया क्यों? पहले तो अवरोध लगाया और फिर उसको हटाया क्यों? ऐसे कौन से रीजन थे? तो आप बता सकते हैं कि जो स्थानीय उद्योग थे उनको संरक्षण देने के लिए, सबसे मेन पॉइंट है हमारा ये, कि उनको जो स्थानीय जो उद्योग थे उनको संरक्षण देने के लिए सरकार ने लगाया था, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं कि जो विदेशी स्पर्धा है, या यूं कह लीजिए कंपटीशन है, उससे बचाने के लिए जो छोटी कंपनियां उसको और संरक्षण देने के लिए, और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाएगा जिनके बिना काम चलाना अत्यंत कठिन हो, जैसे कि मशीनरी होती है, उसके बिना तो काम नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजों का ही केवल आयात किया जाएगा, इनके अलावा और किसी चीज को जो है नहीं लाया जाएगा, राइट। तो ये जो थे, ये रीजन बने थे कि सरकार ने व्यापार में निवेश में अवरोध क्यों लगाए थे। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, रोक लगा देना, राइट। और जब भारतीय उद्योग होते हैं, जब सरकार को लगता है कि अभी तक सरकार ने उद्योग लगाया हुआ था, सॉरी अवरोध लगाया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो हमारे छोटे जो स्थानीय उद्योग हैं उनको संरक्षण की जरूरत है, उनको कंपटीशन से बचाने की जरूरत है, और जो केवल ज्यादा जरूरत चीजें हैं उनको ही आयात किया जाए। फिर बाद में सरकार को ये रियलाइज होता है जब, कि जो उद्योग है वो अब कंपटीशन के लायक हो गए हैं, वो विदेशी वस्तुओं का सामना कर सकते हैं। तो फिर सरकार ने इनको जो है अवरोधों को वो हटा दिया, क्योंकि सरकार को लगने लगा कि अब ये विदेशी वस्तुओं से सही प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, और उनके बीच की जो गुणवत्ता है उनको भी अपने जांचने की मौका मिलेगा। जो स्थानीय उद्योग है उनको भी मौका मिलेगा अपनी गुणवत्ता को जांचने का और उनको सुधारने का। तो ये रीजन थे कि सरकार ने बाद में इन अवरोधों को हटाया क्यों। और अदरवाइज आप मार्किंग स्कीम में भी इन आंसर्स को अच्छे से देख सकते हैं, और आपने अगर चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास केस आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको बेसिकली इस केस को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। इन क्वेश्चंस में ना हम बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ताकि आप जब आंसर्स पर आएंगे तो आप इजीली जो है उनके आंसर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि परिवहन के विकास में विज्ञान किस प्रकार एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑब्वियसली ये आप इजीली बता सकते हैं कि जब परिवहन का जब विकास होगा तो उसमें साइंस या विज्ञान कह लीजिए उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से सड़कें अच्छे गुणवत्ता वाले बन पा रहे हैं, हाईवेज बन पा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी का ही कारण है, राइट। फिर भी हम एक बारी ऊपर पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए आप इस लाइंस में आप देख सकते हैं कि हमें बताया हुआ है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है,
जो व्यापार है और जो परिवहन उसके प्रभाव में विस्तृत क्षेत्र हो रहा है, क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो रहा है, और सक्षम तीव्र गति वाले परिवहन आ रहे हैं हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, संसार जो है वो एक गांव में परिवर्तित हो गया, पूरा संसार जो एक तरह से जुड़ गया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तभी तो हम पूरा गांव एक तरह से जुड़ गया है, पूरा जो संसार है, राइट। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उसकी सहायता से संभव हो पाया, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से, इसीलिए जो परिवहन और जो संचार व्यापार है वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता को परिवहन किस प्रकार एकीकृत करता है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि किस प्रकार जब जो पूरा संसार है वो एक ग्राम की तरह बन गया है, वैश्विक ग्राम की तरह बन गया है, राइट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, संसार एक ग्राम बन गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे इलाके में एक देश से दूसरे देश इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं, परिवहन कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से वो परिवहन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है वो मिलजुल रही है, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सामाजिक और जो संस्कृति है वो परिवहन की वजह से एकीकृत हो रही है, इकट्ठा हो रही है, राइट। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी राष्ट्र के लिए संसार के महत्व का विश्लेषण कीजिए, सॉरी, संचार के महत्व का। आप ये भी बता सकते हैं कि संचार किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको अभी किसी से बात करना है तो आप तुरंत फोन कॉल लगाते हैं, आप इजीली कांटेक्ट कर पाते हैं उनसे, किसकी वजह से, संचार की वजह से। एक बार फिर भी हम इस पैराग्राफ में चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि आज भारत की विशाल आकार विविधता, जितनी मतलब इतनी संस्कृतियां हैं, उसके बावजूद जो है वो संसार जो है वो जुड़ पाया है परिवहन की वजह से, राइट। और जो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, इनके आदि सामाजिक आर्थिक विकास से क्या हो रहा है, अनेक प्रयास हो रहे हैं, ठीक है। और स्थानीय जो अंतरराष्ट्रीय स्तरीय व्यापार है उसमें अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी गई है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक बनाया है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है ये सारी चीजें। और सुविधाएं जो है वो साधन जो है बढ़ोतरी हो गई है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसने किस प्रकार संचार ने जो है वो हमारे जीवन को आरामदायक बनाया है, लाभदायक बनाया है और इजी बनाया है, हर चीज को इजी कर दिया है हमारे लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आप इन क्वेश्चंस के आंसर को बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि असम के बगानी मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करना है हमें। जो असम के बगानी मजदूर थे उनके लिए स्वराज का अवधारणा क्या था, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, आपको ये बताना है। तो बेसिकली जो असम के मजदूर थे ना, उनके लिए आजादी का मतलब था कि मतलब था कि वे ना जो चार दीवारी के बीच में कैद हैं उनको उन चार दीवारियों से निकाला जाए, और वो जब चाहे जब वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये बेसिकली उनका मोटिव था। जो असम के बगानी मजदूर थे उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनको चार दीवारी से निकाला जाए और उनको सारी चीजें अवेलेबल कराई जाए, ठीक है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो ना हो, ये चीज था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आजादी का मतलब था कि वो चार दीवारियों से जब चाहे जब आ जा सके, और जिनमें उनको बंद करके रख दिया गया है। और उनके लिए आजादी का मतलब क्या था कि वो अपने गांव से संपर्क रख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। बगानी मजदूरों की आजादी में बाधक के रूप में 1859 के इन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को स्पष्ट करना है हमें। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में बताना है हमें कि बगानी मजदूरों की आजादी में कैसे वो बाधक बना था, इनलैंड इमिग्रेशन जो था एक्ट, ठीक है। तो एक बार हम पैराग्राफ में देख लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इजीली दिख रहा है कि 1859 के बीच में क्या हुआ था, जो ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था, इसके तहत क्या था, जो बगान में काम करने वाले मजदूर है ना, उनको बिना इजाजत के बगानों से बाहर जाने की छूट जो थी वो नहीं थी। और यह इजाजत ना उन्हें विरले भी कभी नहीं मिलती थी, उनको कभी मिलती ही नहीं थी ये वाले इजाजत जो थी। और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो जो हजारों मजदूर थे ना, वो अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे, वो बोलने लगे कि हमें अधिकार देने चाहिए। और उन्होंने क्या किया, बगान छोड़ दिया और अपने अपने घर को चल दिए। और उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल ही जाएगी। उनको उनकी जो सोच थी ना, असह
सॉरी, असम में बगानी जो मजदूर थे, उनकी सोच स्वराज के लिए बिल्कुल अलग ही थी। उनको लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है, उनको जमीन मिल ही जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो बगान को छोड़कर और चल देते हैं अपने गांव, अपने अपने गांव की तरह। लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाते, जब वो अपनी मंजिल की ओर जा रहे होते हैं, तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रेलवे और जो स्टीमर है ना, उनकी हड़ताल हो जाती है, जिसके कारण ना वो रास्ते में ही फंस जाते हैं। और उन्हें जो पुलिस है वो पकड़ लेती है और उनको बुरी तरह और पीटती है। इनफैक्ट वो खुश होकर अपने घर गांव की तरफ जा रहे थे, परंतु उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है कि वो रेलवे और जो स्टीमर है उनकी हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से वो रास्ते में फंस जाते हैं। और फिर पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है और बुरी तरह से पिटाई करती है। तो इस वजह से जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था, वो बगानी मजदूरों के लिए एक बाधक के रूप में सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मजदूरों के आंदोलन में हिस्सा लेने के प्रमुख परिणाम को हमें स्पष्ट करना है। यहाँ पे परिणामों के बारे में बताना है हमें। तो अगेन आप ये बता सकते हैं कि कैसे मजदूरों ने आंदोलन में भाग लेने के लिए और वो अपने गांव की तरफ निकले, उसका परिणाम क्या हुआ, पुलिसों ने उनको पकड़ लिया और बुरी तरह से उल्टा पिटाई कर दी। तो ये एक तरह से आप परिणाम के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है कि किताबें की कीमतें जो हैं वो गिर कैसे गई। क्योंकि क्या हुआ उस टाइम, छपाई की जो प्रवृत्ति थी वो आ चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा ना, किताबों की कीमतें जो थी वो गिरने लगी थी। पहले कहाँ हजारों मतलब कितने सालों में, कितने दिनों में जाके एक किताब बनती थी, परंतु छपाई की वजह से, आने की वजह से एक किताब जो है कुछ ही घंटों में बनके तैयार हो जाती थी, राइट। तो इस वजह से जो किताबों की कीमतें थी वो गिरने लगी थी। और पढ़ने की एक नई संस्कृति किस प्रकार अस्तित्व में आई, आपको इसके बारे में विश्लेषण करना है। क्योंकि क्या हुआ, छपाई की वजह से किताबों की कीमतें गिरने लग गई। तो जो किताबें गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी, गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे, अब वो भी उन्हें खरीद पा रहे थे। सड़कों पर यूं ही बिक रहे थे किताबें, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, गरीब जो थे वो भी खरीदने लग गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो पढ़ने की एक नई संस्कृति उभरने लग गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर पहले की जनता श्रोता थी, तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ रही थी। बिल्कुल, पहले क्या होता था, लोगों तक उतनी किताबों की पहुंच नहीं होती थी, तो वो सुना करते थे, उनको सुनाया जाता था और वो केवल सुना करते थे, तो वो श्रोता होते थे। परंतु जैसे ही लोगों तक किताबों की पहुंच होती है, तो वो पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो पाठक जनता अस्तित्व में आती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस पैराग्राफ को भी इजीली पढ़ के और आंसर दे सकते हैं। मैं आपके सामने पैराग्राफ को एक बार कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, किस प्रकार छापे खाने से आने नया पाठक पैदा हुआ, किताबों की कीमतें गिरने लग गई। अ, ठीक है, सो ऑन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आएंगे ही, पर इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। हमें मानचित्र दिया गया है, जानकारी की सहायता से हमें ए के रूप में चिन्हित जो स्थान है और उसके बाद जो खींची गई रेखा है, उस पर उसका सही नाम लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि वह स्थान जहां हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां पर हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। एक बार मैप देखते हैं। तो ए जो है हमारा यहाँ पे लोकेट किया हुआ। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो वो थी जो चौरी चौरा में जो घटना हुई थी, वो कहाँ थी, यूपी में, चौरी चौरा। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा चौरी चौरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि दिए गए भारत के इसी रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करिए। नरोड़ा, सॉरी, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एंड नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है, तो चलिए एक बार मैप को देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें बताना था नरोरा के बारे में। तो नरोरा जो है वो भी यहाँ कहीं पे यूपी में ही है, जो कि ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, नरोरा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वो यहाँ पर है। ठीक है, यूपी में ही है यहाँ पे।
अच्छे से लोकेट कर लीजिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि बेंगलुरु जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पर है। तो वो कुछ यहाँ पर है आपका। तो बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटका में आता है। थोड़ा सा नीचे करते हैं एक बारी। कुछ यहाँ पर जो लोकेशन है वो बेंगलुरु की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेंगलुरु को लोकेट कर दीजिएगा। बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमें बताना था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई, तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है वो हमारे अपने दिल्ली में आता है, ठीक है। तो हम इसको लोकेट कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर जो है आप लोकेट कर सकते हैं इंदिरा गांधी हवाई पतन को, ठीक है। हवाई पतन। एक बारी मैं आपको मैप को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार हमने इंदिरा गांधी हवाई पतन को यहाँ पे लोकेट किया। नरोरा परमाणु ऊर्जा हमारा यहाँ पे था, यूपी में। अगेन जो चौरी चौरा असहयोग वाला घटना था वो यहाँ पे हुआ था। और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ पे है। तो इस प्रकार हमारा ये मैप भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सैम्पल पेपर था वो भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसकी मार्किंग स्कीम चाहिए तो वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कि आपको, अगर आपको मार्किंग स्कीम चाहिए तो आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पे टाइप करना है एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। आप एकलव्य स्टडी पॉइंट टाइप करेंगे और फिर सेकंड स्टेप है आपका। जब आप एकलव्य स्टडी पॉइंट टाइप करेंगे तो आपके पास ये पूरा खुल के आएगा ये पेज। तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ये देखिए। तो ये हमारी वेबसाइट खुल के आएगी आपके पास। तो फिर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, राइट। और फिर जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ये देखिए। जब आप थ्री डॉट्स जो थे यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा, वहां पे लिखा होगा मार्किंग स्कीम। फिर जब आप यहाँ पे मार्किंग स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लासेस दिए होंगे। तो जैसे कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 10 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें जो है वो खुलकर आ जाएंगी। फिर आपको कौन से सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम चाहिए, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मार्किंग स्कीम का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ही स्क्रीन पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मार्किंग स्कीम को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो हमारा प्लेलिस्ट वाला ये जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर वाला वीडियो था वो भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और इफ यू लाइक दिस, so don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching.